नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी बजट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, केंद्रीय बजट 2025-26। और आइए जानते हैं इसके बारे में क्या क्या मुख्य बातें हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, जो मुख्य बातें हैं केवल हम उन्हीं पे फोकस करेंगे अपना। 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया। निर्मला सीतारमण द्वारा। और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए इस बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसरों के सृजन हेतु 17 प्राथमिकताओं के संबंध में स्थायी प्रयासों की परिकल्पना की गई। और बजट अनुमान 2025-26 का बजट अनुमान देखते हैं। और उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः कितना रहने का अनुमान है। उधारियों के अलावा तो कुल प्राप्तियां 34.96 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। और जो कुल व्यय है वो 50.65 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। यानी कि जो इसके बीच में गैप आएगा यही उधारियां हैं, है ना। निवल कर प्राप्तियां, यानी कि जो नेट टैक्स की इनको प्राप्तियां रहने का अनुमान है कि नेट टैक्स कितना मिलेगा, वो मिलेगा 28.37 लाख करोड़। और राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी के 4.4% रहने का अनुमान है। और सकल बाजार उधारियां ये कितने रहने का अनुमान है। तो जो सकल बाजार उधारियां हैं ये 14.82 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। आगे देखते हैं हम लोग वित्त वर्ष 2025-26 में कैपेक्स व्यय कितना रहने का अनुमान है। कैपेक्स व्यय तो ये 11.21 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। और जो कि जीडीपी का 3.1% है। और बजट 2025-26 और बजट 2025-26 किस क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। तो आइए देखते हैं। जो बजट 2025-26 है ये कृषि, ग्रामीण विकास, समावेशी विकास, विनिर्माण, एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, रोजगार, निवेश, ऊर्जा, निर्यात और नवाचार जैसे 10 व्यापक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। ये 10 व्यापक क्षेत्र हैं, ये 10 जिन पर बजट 2025-26 में विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इन 10 पॉइंट के बारे में देखेंगे यहाँ पर किस पर क्या ध्यान केंद्रित किया है। तो जो कृषि है, तो बजट में किसानों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जानेंगे कि किसानों के लिए क्या ध्यान दिया गया है बजट में। तो बजट में भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी कि बजट में क्या कहा गया है कि फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का फूड बास्केट यानी कि खाद्य की टोकरी बनाना है भारत को, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिले लक्षित किए गए हैं। तो 100 जिले, जो प्रधानमंत्री की धन धान्य कृषि योजना है इसके अंतर्गत 100 जिले निर्धारित किए गए हैं। और कृषि योजना के लिए एक योजना बनाई गई है, उस योजना का क्या नाम है, ये है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कृषि योजना में ये जो कृषि योजना है ना, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, इसमें कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो इसमें 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और दलहनों पर आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो दलहनों पर आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तो जानेंगे यहाँ पर। सरकार ने 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है। यानी 6 वर्ष के लिए शुरू किया है दलहनों का आत्मनिर्भरता मिशन, जिसमें तूर अरहर को कहते हैं, तूर, उड़द और मसूर, ये 3 ऐसी दालें हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है। बजट में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या बात कही है यहाँ पे। तो बिहार में मखाना उत्पादन प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेस जो होता है, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है यहाँ पे। और 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये असम के नाम रूप में स्थापित किया जाएगा। 12.7 लाख मीट्रिक टन की वास्तविक उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र असम के नाम रूप में। अब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के बारे में जानेंगे यहाँ पर।
वही एमएसएमई जिसको कहते हैं। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर कितना है, तो ये 10 करोड़ रुपए है। और एमएसएमई जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देना। और एमएसएमई योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है, ये राशि है 5000 करोड़ रुपए। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का नाम है प्रमुख एमएसएमई क्रेडिट गारंटी योजना। नेक्स्ट हम विनिर्माण क्षेत्र में देखेंगे। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए मिशन की स्थापना की जाएगी। तो कौन सी मिशन की स्थापना की जाएगी, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। और राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे जानेंगे। राष्ट्रीय जो विनिर्माण उद्देश्य मिशन की स्थापना की जाएगी, इसका उद्देश्य है विनिर्माण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। विनिर्माण मिशन के अंतर्गत किन उद्योगों को लक्षित किया जाएगा, तो इसमें जो छोटे मध्यम और बड़े उद्योग हैं सभी प्रकार के उद्योगों को लक्षित किया जाएगा। इसमें विनिर्माण उद्योगों को समर्थन देने के लिए किस योजना का उपयोग किया गया है, तो ये राष्ट्रीय विनिर्माण योजना है। नेक्स्ट हम शिक्षा के बारे में जानेंगे कि बजट में शिक्षा पर क्या ध्यान दिया गया है। तो सरकारी स्कूलों के लिए कितने अटल टिंकरिंग लैब की योजना है, तो 50,000 टिंकरिंग लैब की योजना है सरकारी स्कूलों के लिए। अटल टिंकरिंग लैब कितने वर्षों में स्थापित की जाएंगी, तो ये 5 वर्ष लगेंगे 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करने में। जगह 2 आज लग गई, 2 कल लग गई, 4 परसों लग गई, 1 उसके बाद लग गई, इस तरीके 5 वर्ष लग जाएंगे। और अटल टिंकरिंग लैब का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अटल टिंकरिंग जो लैब है इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देना। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में और कितनी सीटें बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मेडिकल कॉलेज और जो अस्पताल हैं इसमें अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की गई है, तो इसके लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई के बारे में यहाँ पे ध्यान देने की भी बात की गई है हमारे बजट में। तो क्या बात है, देखते हैं क्या बात की गई है इसमें। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के केंद्र को कितना फंड आवंटित किया जाए, ये बात की गई है। और 500 करोड़ रुपए, यानी कि 500 करोड़ रुपए की फंड देने यहाँ के फंड की बात की गई है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 500 करोड़ रुपए दिया जाएगा, बजट में ये प्रावधान किया गया है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एआई का जो मुख्य केंद्र है यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता में, उसका जो उद्देश्य है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। यहाँ गिग वर्कर के बारे में बात की गई है कि बजट में गिग वर्कर के बारे में क्या बात की गई है, तो बात की गई है नई योजना के तहत गिग वर्कर को क्या प्रदान किया जाएगा। तो ये जो नई योजना है इसके तहत गिग वर्कर को पहचान पत्र और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान किया जाएगा। और गिग वर्करों को स्वास्थ्य लाभ किस योजना के तहत दिया जाएगा, तो गिग वर्करों को जो स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा उस योजना का नाम है पीएम जन आरोग्य योजना। और गिग वर्कर को पहचान पत्र जारी करने का उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है उन्हें औपचारिक मान्यता और लाभ प्रदान करना। और गिग वर्कर की योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गिग वर्कर की जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है गिग वर्कर को समर्थन देना। गिग वर्कर की योजना में कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो 2000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है यहाँ पे, एआई से 4 गुना ज़्यादा। शहरी विकास योजना, शहरी चुनौती निधि के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है, तो शहरी चुनौती निधि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और शहरी चुनौती निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शहरी चुनौती जो निधि है इसका मुख्य उद्देश्य शहरों के विकास को बढ़ावा देना। और शहरी चुनौती निधि योजना का नाम क्या है, तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री शहरी चुनौती योजना। परमाणु ऊर्जा के बारे में जो बात कही गई है, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान एवं विकास के लिए फंड आवंटित किया गया है। कितना फंड आवंटित किया गया है, 20,000 करोड़ रुपए, यानी कि एआई से तो 40 गुना ज़्यादा है यहाँ पर। परमाणु ऊर्जा के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए किस प्रकार के रिएक्टरों के अनुसंधान एवं विकास के लिए फंड आवंटित किया गया है, तो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए फंड आवंटित किया गया है। और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समर्थन देने के लिए किस योजना का उपयोग किया गया है,
तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में समर्थन देने के लिए परमाणु ऊर्जा अनुसंधान योजना का उपयोग किया गया है। अगला जानेंगे हम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के बारे में। तो ये जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए कौन सी संशोधित योजना है, इस योजना का नाम है उड़ान योजना। संशोधित उड़ान योजना के तहत कितने गंतव्य लक्षित हैं? 120 नए गंतव्य लक्षित हैं संशोधित उड़ान योजना के तहत। और संशोधित उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संशोधित उड़ान योजना जो है इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करना। और संशोधित उड़ान योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो संशोधित उड़ान योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट हम आवास के बारे में जानेंगे। आवास, बजट में आवास के बारे में क्या बात कही गई है? तो स्ट्रेस्ड हाउसिंग यूनिट के लिए स्वामी फंड में कितना फंड आवंटित किया गया है? तो इसमें 15,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। कौन सा क्षेत्र स्वामी फंड के लाभान्वित होता है? तो स्वामी फंड के लाभान्वित होता है आवास का जो क्षेत्र है। स्वामी फंड योजना का नाम क्या है? तो स्वामी फंड जो योजना है इसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब अनुसंधान की क्या बात कही गई है इसमें बजट में 2025-26 में? अनुसंधान और नवाचार फंड का उद्देश्य क्या है? तो अनुसंधान और नवाचार जो फंड है इसका उद्देश्य है निजी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। अनुसंधान और नवाचार योजना का नाम है क्या है? इसका नाम है राष्ट्रीय अनुसंधान एवं नवाचार योजना। अनुसंधान और नवाचार फंड में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? इसमें 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। अब देखेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई के बारे में भी बजट को कुछ बात की गई है बजट में। और बीमा के लिए एफडीआई की सीमा अब 100% कर दी गई है। और बीमा के लिए पूर्व एफडीआई की सीमा 74% थी। और ये एफडीआई में वृद्धि किस योजना के तहत की गई है? तो ये जो योजना है इसका नाम है बीमा निवेश प्रोत्साहन योजना। और कर सुधार में बजट में 2025-26 में कर सुधार की बात की गई है यानी टैक्स रिफॉर्म की। अपडेटेड आयकर रिटर्न के लिए विस्तारित समय सीमा कितनी वर्ष क्या कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 4 वर्ष। किराए पर टीडीएस की पुरानी सीमा क्या थी? ये थी 2.4 लाख करोड़ से बढ़कर, यानी पहले 2.4 लाख रुपए थी, अब 6 लाख रुपए हो गई है टीडीएस की सीमा। बजट में कौन सी नई कर व्यवस्था प्रस्तुत की गई है? तो बजट में जो नई कर व्यवस्था है उसका क्या है? वो है उच्च छूट सीमा के साथ नई कर व्यवस्था। और नए बजट में कौन से कर सुधार किए गए हैं? तो नए बजट में नई कर सीमा और टीसीएस देरी से अपराध मुक्त करना है। यानी कि अगर इसको भरने में देरी हो जाए तो आपको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कितनी वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा? तो 12 लाख रुपए। अगर आपकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक है तो आपको वार्षिक टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो कौन सी जीवन रक्षक और दवाओं पर बीसीडी छूट है? तो बीसीडी छूट के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी जो दवाएं हैं उन पर छूट है कस्टम शुल्क से, है ना, कस्टम शुल्क बोलते हैं इसको। तो कैंसर, दुर्लभ और दीर्घकालिक रोगों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाएं यानी कि नॉर्मल और जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, तो 36 जो दवाएं हैं इन पर जो है बीसीडी यानी कि सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। तो आयातित जमी हुई मछली पर नया बीसीडी पर दर क्या है? तो ये 5% है। मछली पेस्ट और हाइड्रोलाइसिस पर नया बीसीडी दर क्या है? तो ये भी 5% है। आईएफपीडी के लिए ओपन फिल बीसीडी दर क्या है? तो ये भी 5% तक घटाया गया है। और कस्टम ड्यूटी में जीवन रक्षक दवाओं पर छूट क्यों दी गई है? तो इस पर छूट इसीलिए दी गई है क्योंकि रोगियों को सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके। ग्रामीण विकास के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कितनी सड़कें बनाई जाएंगी? तो प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना है इसके तहत 5,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाना। और ग्रामीण सड़क योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? जो ग्रामीण सड़क योजना है इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। अब महिला सशक्तिकरण की बात कौन सी बात कही गई है बजट में, वो जानेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना। महिला सशक्ति योजना के तहत कितनी प्रतिशत महिलाएं शामिल होंगी?
ये 70% महिलाएं हैं जो इसमें शामिल होंगी महिला सशक्तिकरण योजना में। और महिला शक्ति योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो ये धनराशि है 5,000 करोड़ रुपए। और स्वास्थ्य के बारे में क्या बात कही गई है वो जानेंगे यहाँ पर। और स्वास्थ्य देखभाल के लिए नई योजना क्या है, तो स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो नई योजना है उसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना। और स्वास्थ्य देखभाल मिशन के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो 10,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है स्वास्थ्य देखभाल मिशन के तहत। तो बजट का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है साथियों। तो चलो बजट को बार बार पढ़ो, अध्ययन करो, और एग्ज़ाम में यहीं से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कोई से भी एग्जाम हो तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो है। तब तक के लिए जय हिंद।